अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो नावल हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है तेरे इश्क में। तो ये जो नावल है इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ये भी आप में से एक ही रिक्वेस्ट पर पढ़ा जा रहा है। ज़ानिया शबीर वर्ल्ड शबीर अहमद, आपका निकाह मल्क अजोन वर्ल्ड मल्क मोइस सिक्का राय अलबल वक्त 50 लाख रुपए किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि इसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जाएगी जिससे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है। लेकिन वह अब इसी शख्स से शादी करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि अगर ये शादी करने से इनकार कर देती तो वो शख्स इसकी माँ और बहन दोनों को जान से मार देता, क्योंकि वो जानती थी कि वो ऐसा कर सकता है। आखिर था तो एक गुंडा ही ना। जी कबूल है। अपनी खुशियों को एक तरफ रखकर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए आज हमेशा के लिए उस शख्स के नाम हो गई। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? ओजान, जो इस वक्त नाश्ता कर रहा था, इसके मोबाइल पर आसिफ ओजान के लिए काम करने वाला लड़का की कॉल आई। तो ओजान जल्दी से कॉल पिक कर बोला, भाई जावेद हमारे पैसे नहीं दे रही, और जब मैंने इसे जाकर पैसे देने का कहा तो वो मेरे साथ लड़ाई करने लगा। आप प्लीज़ जल्दी आ जाए यहाँ पर, वरना मैंने शूट कर देना है इसे, फिर आप मुझे डांटेंगे नहीं। आसिफ गुस्से से बोला, जबकि ओजान ने एक ज़ोर का कहका लगाया और कहा, ठीक है आ रहा हूँ अभी, बस तू शूट मत करना। ओजान ने मुस्कुराकर आसिफ का मजाक उड़ाया, क्योंकि ये सिर्फ आसिफ की धमकियाँ ही थी, वरना हिम्मत तो इसमें ज़रा भी नहीं थी। फिर ओजान ने कॉल काटी और तैयार होने के लिए अपने रूम में चला गया। इस बात से अनजान के आज इसकी ज़िंदगी ही बदलने वाली है या जीने की वजह मिलने वाली है। बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं खुद बस के ज़रिए घर चली जाया करूँगी, आप मुझे लेने मत आया करें। ज़ानिया उर्फ ज़ैनी यूनी से निकलते ही शबीर साहब से बोली, जबकि शबीर साहब ने मुस्कुराकर ज़ैनी की तरफ देखा और इसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। बाबा, आप अपना लंच टाइम मुझे घर छोड़ने में ज़ाया कर देते हैं और ख़ुद भूखे रहते हैं। ये तो कोई बात ना हुई बाबा, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। शबीर साहब ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो ज़ैनी दोबारा बोली, ज़ैनी बेटा, आपको पता तो है मैं आपको कभी भी बस में जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुझे बुरा लगता है जब लड़कियां बसों में सवार होकर जाती हैं और लड़के इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इन पर फ़िक्रे कसते हैं तो कभी इन्हें छूने की कोशिश। मुझे तो ऐसे बाप और भाइयों पर हैरानगी होती है जो अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सकते, बल्कि अपनी इज़्ज़तों को सरेआम अकेले बाहर बेच देते हैं। और वैसे भी आप मेरी ज़िम्मेदारी हो बेटा, जो मुझे हर हाल में पूरी करनी है, तो आप इस बात को फील मत किया करो। और रह गई मेरे लंच की बात, तो आप फ़िक्र ना करें, आपके बाबा इतने कमज़ोर नहीं है कि कुछ देर तक भूखे नहीं रह सकते, और 4 बजे घर तो आ जाना ही है। क्या हुआ बाबा? शबीर साहब, जो ज़ैनी से बात करते हुए ड्राइव कर रहे थे, अचानक इन्होंने मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाई, जिस पर ज़ैनी ने फ़ौरन शबीर साहब से ब्रेक लगाने की वजह पूछी। कुछ नहीं बच्चे, शायद कोई लड़ाई हो रही है, इसलिए लोग इकट्ठे हैं, तो रश की वजह से हम इधर से नहीं जा पाएंगे। ज़ैनी बेटा, आप इधर रुको, मैं जाकर सुलह वगैरह करवाने की कोशिश करता हूँ, शायद इस तरह ये भीड़ ख़त्म हो जाए। शबीर साहब ने ज़ैनी को देखते हुए कहा। बाबा, मैं भी चलूँ? ज़ैनी ने फ़ौरन शबीर साहब से कहा। नहीं बेटे, आप इधर नहीं जाओगे, आपको नहीं पता कि लड़ाई झगड़े में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, तो आपका इधर जाना मुनासिब नहीं, इसलिए बस आप थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके बाबा, मगर ध्यान से, ज़ैनी ने फ़िक्रमंदी से कहा। तो शबीर साहब इसे देखकर मुस्कुराए और वहाँ मौजूद लोगों की रश की तरफ चल दिए, जबकि ज़ैनी की नज़रें शबीर साहब पर ही थी। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई करना बुरी बात है, मत करो बेटा, और वैसे भी आप लोगों के लड़ने की वजह से रश जमा है, किसी को एमरजेंसी भी हो सकती है, इसलिए सुलह कर लो ताकि ये रश ख़त्म हो जाए। शबीर साहब, जो अभी वहाँ मौजूद भीड़ में गए ही थे, जावेद और आतिफ को लड़ते हुए देखकर बोले, अंकल जी, आप ना अपना लेक्चर बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं।
اور इसको तो मैं जान से ही मार दूंगा। आतिफ ने बदतमीज़ी से शबीर साहब को कहा और फिर अपनी पॉकेट से छोटी सी गन निकाली और जावेद की तरफ की, जबकि शबीर साहब गन को देखकर आतिफ को रोकने लगे, जिससे तंग आकर आतिफ ने शबीर को धक्का दिया। मगर इससे पहले कि शबीर ज़मीन पर गिरते, ज़ैनी ने जल्दी से थामा। बाबा, अब ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी आपको? ज़ैनी ने परेशानी में शबीर साहब से पूछा। ज़ैनी, जो तब से शबीर साहब को ही देख रही थी, फिर आतिफ की शबीर साहब से बदतमीज़ी करने पर गुस्से में इसी तरफ आ रही थी, ताकि इसे इसकी बदतमीज़ी का जवाब दे सके। धक्का दिया, मगर ज़ैनी ने बर वक्त शबीर साहब को गिरने से बचा लिया। मगर अब तो खुद शबीर साहब को साइड पर खड़ा करके गुस्से में आतिफ साहब के पास आई और फिर ज़ोर से एक थप्पड़ आतिफ के मुंह पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को धक्का देने की? अगर आज मेरे बाबा को एक खरोच भी आ गई ना होती तो जान से मार देती मैं तुम्हें। मुझे ये तो पता था कि तुम जैसे गुंडे बदमाश लोगों में इतनी सेंस तो नहीं होती कि बड़ों की इज्जत भी की जाए, मगर ये आज पता चला कि तुम बेज़मीर भी होते हो। सोचो ज़रा, अगर मेरे बाबा को कुछ हो जाता तो किस तरह इस बोझ के साथ ज़िंदगी गुजारते? तुमने एक मासूम बेगुनाह की जान ली। माफ़ कर पाते कभी खुद को? हाँ बोलो, जवाब दो। मगर नहीं, तुम लोग तो हो ही बेज़मीर। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? मगर तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए मैंने भी तो तुम्हें नहीं छोड़ना था, फिर चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गिन हार रही है मुझे तुम्हारे वजूद से। ज़ैनी जो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, इस बात से ओज़ान जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था, इसको किन नज़रों से देख रहा था। ज़ैनी बेटा, बस करो, चलो यहाँ से। इससे पहले कि ज़ैनी कुछ और बोलती, शबीर साहब जल्दी से ज़ैनी के पास आए। जी बाबा। इससे पहले कि ज़ैनी कुछ और बोलती, शबीर साहब जल्दी से ज़ैनी के पास आए। चलें, वैसे भी मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। ज़ैनी ने एक गलीजी नज़र आतिफ पर डाली और पलटकर जाने लगे। किसी की आवाज़ ने रोका। एक्सक्यूज़ मी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओज़ान ने जल्दी से शबीर साहब को मुखातिब किया तो वो पलटकर ओज़ान को देखने लगी, जबकि ज़ैनी ने तिरछी नज़रों से ओज़ान की तरफ देखा। एक्चुअली अंकल, ये आतिफ मेरे छोटे भाई जैसा है। माँ बाप नहीं है तो इसलिए इसे तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की। और वैसे भी हम जिस माहौल में पले हैं ना अंकल, इस माहौल में ऐसा ही बना दिया। बदतमीज़, गुंडा, मुआली। अब क्या करें अंकल, आप इतना तो जानते ही होंगे कि माहौल का इंसान पर कितना असर पड़ता है। इसलिए मैं आपसे मुआवज़ा चाहता हूँ आतिफ की तरफ से भी, और मैं समझा दूँगा इसे दोबारा ऐसी कभी कोई हरकत ना करे। बल्कि एक सेकंड, आतिफ इधर आओ, माफ़ी मांगो अंकल से। ओज़ान ने आतिफ को आवाज़ दी तो वो मुंह बनाते हुए ओज़ान के पास आया और फिर ओज़ान के कहने पर ही शबीर साहब से माफ़ी मांगी, जिसे शबीर साहब ने दिल से कबूल करके इसे माफ़ कर दिया, जबकि ज़ैनी बेतासिर चेहरे के साथ बकूल इसके ये सब ड्रामे देख रही थी। और फिर शबीर साहब ने मुस्कुराकर ओज़ान और आतिफ के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और ज़ैनी की तरफ मुड़कर इसे चलने का कहा, जबकि ज़ैनी ने ओज़ान की तरफ गुस्से से देखा जो कि इसे देख रहा था, और फिर ओज़ान पर से नज़रें हटाकर शबीर साहब के साथ चल पड़ी, इस बात से अनजान कि किसी के दिल में वो अपने लिए कितनी मोहब्बत पैदा कर चुकी है। ओज़ान को हमेशा से किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो हिम्मत वाली हो, जो अल्लाह के अलावा किसी से ना डरे, जो अपनी फैमिली से शदीद मोहब्बत करती हो। और ज़ैनी को देखकर ओज़ान को ऐसा लगा जैसे इसकी तलाश मुकम्मल हो गई हो। आतिफ, इस लड़की का पता लगाओ, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ रात तक मुझे पता करके बताओ। ओज़ान ने कहते ही एक नज़र आतिफ पर डाली और फिर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। हाँ बोलो आतिफ, पता चला इसके बारे में। ओज़ान जो अब भी ज़ैनी के बारे में ही सोच रहा था, अचानक अपने मोबाइल पर आतिफ की कॉल को आते देखकर उठ कर बैठ गया और फिर जल्दी से कॉल पिकअप की। जी भाई, शबीर अहमद नाम है इसके बाप का, बीएससी कर रही है, जबकि इसका बाप एक स्कूल में मास्टर है। 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी ज़ैनिया 21 साल की और छोटी बेटी आमना अभी मैट्रिक में है। आतिफ ने एक एक बात ओज़ान को बताई, जबकि ओज़ान ने अपनी साइड टेबल के दराज से चॉकलेट निकाली और खाते हुए आतिफ की बात सुन रहा था। और ज़ैन चॉकलेट का दीवाना था, अब तो ज़ैनी का भी हो चुका था।
تو زینیہ اوزین اب آپ سے صبح ہی ملاقات ہوگی۔ اوزان نے چاکلیٹ کی بائٹ لے کر کہا اور پھر خود ہی اپنی بات پر ہنسنے لگا۔ السلام علیکم انکل، کیا حال ہیں آپ کے؟ اوزان نے مسکرا کر شبیر صاحب سے کہا، مگر نظر وہاں کھڑی زینی پر تھی، جبکہ زینی بغیر اوزان کی طرف دیکھے بھی اس کی لو دیتی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اوزان صبح ہی صبح اس کے گھر کے پاس کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اب زینی کو اوزان پر غصہ آ رہا تھا۔ عجیب شخص تھا، پیچھے ہی پڑ گیا، جبکہ شبیر صاحب جو اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے مڑ کر اوزان کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے، وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹے، بالکل ٹھیک، آپ بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں انکل، میں تو روزانہ ہی یہاں جوگنگ کرنے آتا ہوں، مگر پتہ مجھے اب چلا کہ آپ یہاں پر رہتے ہو۔ خیر، کافی پرسکون جگہ ہے، ایک عجیب سا سکون ہے یہاں پر، اس لیے مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ چلیے پھر، اللہ حافظ، آپ لیٹ ہو رہی ہوں گی، انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے ملاقات ہوگی، اوزان مسکرا کر بولا، جبکہ آخری جملہ اس نے زینی کو دیکھ کر جیسے اسے ہی سنا رہا ہو۔ جی بیٹے ضرور، اگر ہو سکے تو گھر میں بھی آنا، تمہاری آنٹی کو خوشی ہوگی، شبیر صاحب نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اوزان کو گھر آنے کی دعوت، جبکہ زینی کا دل کیا وہ اپنا سر پھاڑ دے یا کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے۔ آخر کیا ضرورت تھی شبیر صاحب کو اس گنڈے کو گھر بلانے کی؟ کل دیکھ بھی چکے تھے کہ وہ ایک گنڈا ہے، اور پھر بھی بابا کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ ہر شخص اتنی اہمیت کے قابل نہیں ہوتا بابا، مگر پتہ نہیں آپ یہ بات کب سمجھیں گے؟ زینی نے شبیر کو دیکھ کر دل میں سوچا، جو اس وقت اوزان سے گپے لگا رہے تھے، جسے پتہ نہیں کتنا پرانا تعلق ہو۔ بابا پلیز چلیے، مجھے یونی سے لیٹ ہو رہا ہے، زینی بے تسر چہرہ لے کر بولی، جبکہ اوزان کو زینی کی اس طرح بولنے پر ہنسی دلا گیا۔ زینی نے ہنستے ہوئے اوزان کو گھور کر دیکھا تو اوزان نے فوراً چہرے پر ہاتھ رکھ کر خود کو مزید ہنسنے سے روکا۔ اچھا پھر بیٹے، اب ہم چلتے ہیں، تم یہاں سے اپنی آنٹی سے ملنے گھر آنا۔ جی ضرور انکل، اب تو بالکل تعلقات کو گہرا کرنا ہے، جس کے لیے آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ اوزان نے زینی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا، آخر مقصد زینی کو ہی تھا، جو یہ واضح کرنا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہو گئی ہے۔ جی بیٹا ضرور، شبیر صاحب نے مسکرا کر کہا اور پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی، جبکہ اوزان تب تک زینی اور شبیر صاحب کو جاتا دیکھتا رہا جب وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ ہائے یہ محبت، انسان کو کیا کیا نہیں کرنے پر مجبور کر دیتی۔ کیا ہوا بابا، بائک کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہی؟ زینی جو کہ شبیر صاحب کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی، اچانک بائک رکتی دیکھ کر شبیر صاحب سے بولی، بیٹے پتہ نہیں کیا ہوا، شاید بائک خراب ہو گئی، آپ ٹینشن نہیں لو، میں چیک کرتا ہوں۔ شبیر صاحب نے زینی کو تسلی دی اور بائک چیک کرنے کے لیے، جبکہ زینی کا موڈ اتنی گرمی میں یوں سڑک پر کھڑا ہونے سے اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ بابا اور کتنی دیر ہے؟ زینی نے کچھ دیر تک تو ویٹ کیا، پھر تنگ آ گئی۔ بیٹے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑی خرابی ہے، ایسے مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگی، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا، آپ رکو، میں مدد کے لیے کسی کو فون کرتا ہوں، شبیر صاحب نے اپنا موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا، جبکہ زینی چپ چپ شبیر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شبیر صاحب فون کرتے، ان کے پاس ایک گاڑی رکی اور اس میں سے اوزان اور عاطف باہر نکلی، شبیر صاحب کے پاس آئے۔ السلام علیکم انکل جی، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ اوزان نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی، جبکہ وہ یہ سب کچھ اسی کا ہی تو کیا دھرا تھا، تاکہ وہ زینی اور شبیر صاحب کو لفٹ دے سکے، اور اب بھی اوزان پوچھے تو شبیر صاحب سے رہا نہ گیا، مگر نظر وہاں بیزار سی کھڑی زینی پر پڑی، جبکہ زینی جس کا موڈ پہلے ہی خراب ہو چکا تھا، اب اوزان کی موجودگی سے آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ کچھ نہیں بیٹے، بس یہ بائک پتہ نہیں اچانک کیسے خراب ہو گئی، اب ٹھیک بھی نہیں ہو رہی، تو بس کسی کو ہیلپ کے لیے کال کر رہا تھا۔ شبیر صاحب نے ساری تفصیلات بتا دی، جبکہ زینی منہ کے زاویے بدل رہی تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی اس لوفر کو تفصیل بتانے کی، لیکن عاطف چپ چاپ کھڑا اوزان کی ایکٹنگ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اسے داد بھی دے رہا تھا۔ تو انکل آپ کسی کو کیوں فون کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ بیٹا تو ہے نا، پھر آپ کو کسی کی ہیلپ کی کیا ضرورت؟
चलिए गाड़ी में बैठिए अंकल, मैं आपको घर छोड़ दूँ और ये बाइक आतिफ ठीक करवा देगा और अपने इस बेटे को अपनी खिदमत का मौका दें। अज़ान ने मुस्कुराकर अपनी नीयत से शबीर साहब से कहा तो इन्हें मानना पड़ा। अब अज़ान को मना थोड़ी कर सकते थे, जबकि ज़ैनी को फिर से शबीर साहब के इस फैसले पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्यों शबीर साहब को इतनी अहमियत दे रहे हैं। जबकि शबीर साहब गाड़ी में बैठ गए तो नाचार ज़ैनी को भी गाड़ी में बैठना पड़ा। इसके बैठते ही अज़ान ने गाड़ी को स्टार्ट किया और रास्ते सारे ड्राइव करते हुए अज़ान और शबीर की कोई ना कोई बात करते रहे, जबकि ज़ैनी जलकर खिड़की से देखती रही, क्योंकि वो अज़ान को ड्राइवर और बात करते हुए भी खुद को बार बार देखना महसूस कर रही थी और यही बात इसे गुस्सा दिला रही थी। बकौल ज़ैनी के इस लोफर ने लोफरों वाली हरकतें तो लाजमी करनी थी। फिर जैसे तैसे घर आने तक ज़ैनी अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठी और फिर जब अज़ान ने गाड़ी शबीर साहब के घर के बाहर रोकी तो ज़ैनी बगैर एक सेकंड भी ज़ाया किए जल्दी से गाड़ी से उतरी और तकरीबन दौड़कर घर के अंदर चली गई। तो अज़ान को और क्या चाहिए, वो फ़ौरन राज़ी हो गया जब शबीर साहब ने इसे घर में आने का इसरार किया। पानी आमना, पानी दो जल्दी। ज़ैनी ने अपनी चादर और बैग उतारकर सोफ़े पर फेंका। सिर्फ दुपट्टा जो इसके इस वक्त कांधों पर था, सिर्फ वो लिए सोफ़े पर बैठी थी, जबकि आमना जो अभी कुछ देर पहले शाहदा बेगम, ज़ैनी और आमना की मामा के साथ स्कूल से वापस आई, मुंह बनाए हुए उठी और ज़ैनी के लिए पानी ले आई। आमना ने पानी का गिलास ज़ैनी के सामने पेश किया तो कहा। ज़ैनी ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और अपने होठों से लगाया। अभी ज़ैनी ने मुश्किल से 2-3 घूंट भरे ही थे कि अचानक अज़ान को शबीर साहब के साथ घर में दाखिल होता देखकर ज़ैनी को पानी पीते हुए खांसी आना शुरू हो गई। फिर ज़ैनी ने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और खांसते हुए तकरीबन भागकर अपने कमरे में चली गई, जबकि अज़ान ज़ैनी को भागता हुआ देखकर हल्के से मुस्कुराया और सोफ़े पर शबीर साहब के साथ जाकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? अज़ान जो कि शबीर साहब से मुस्कुराकर किसी मौजू पर बात कर रहा था, अचानक शाहिदा बेगम के चाय और दीगर लज़ुमात के साथ हाल में दाखिल होती हुए को देखकर बोला। वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है, आप बताओ। शाहिदा बेगम ने झुककर सब लज़ुमात को सोफ़े के सामने छोटी सी टेबल पर रखा और मुस्कुराकर शबीर साहब के साथ बैठती हुई बोली, आंटी जी बस कुछ ख़ास नहीं करता, यानी कि अगर कोई अच्छा काम नहीं करते, जैसे कि अंकल नौकरी करते हैं, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपना कारोबार कर लूँ, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द करने का इरादा रखता हूँ। अज़ान ने डुके छुपे लफ्ज़ों में शाहिदा बेगम को अपने कारोबार में बारे में बताया कि अमीर लोगों से पैसे लेकर इनका काम करना, यानी कि किसी से पैसे निकलवाने वगैरह। लेकिन वो अपना ये काम वाज़ेह लफ्ज़ों में शाहिदा बेगम को बता नहीं सकता था, जबकि शाहिदा बेगम अज़ान की बात को समझते हुए मुस्कुराकर इसे चाय वगैरह पेश करने लगी, क्योंकि शाहिदा बेगम ये तो जानती थी कि शबीर साहब कभी किसी को यूँ घर नहीं लाती, मगर अगर वो अज़ान को घर लाई हैं तो वो यकीनन अज़ान अच्छा लड़का ही होगा।